हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के लिए आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। राइट, आप सभी जानते हो कि ये सब्जेक्ट जो है काफी वास्ट है ना, एंड कॉम्प्लिकेटेड भी फील होता है कि हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए कभी कभी लगता है नहीं बन रहा है, चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप बेसिक लेवल से कैसे स्टार्ट कर सकते हो और कैसे आप एक अच्छी तरह से इसका इतना कवर कर सकते हो कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको बन जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, हमारी अप्रोच सबसे पहले क्या होनी चाहिए। हमारी अप्रोच सबसे पहले होनी चाहिए कि हमें एनसीईआरटीज पढ़नी है। एनसीईआरटीज क्यों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने 9 to 12 की एनसीईआरटीज ली है। ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों है, रीजन सिंपल बीइंग ये है कि आप लोग को इकोनॉमिक्स को अगर पढ़ना है तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए ना कि यार अब उसकी, जैसे मैं बताऊं तो आपको उसकी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि कीवर्ड्स जिसको कहते हैं। अब अगर कोई टर्म आ गया स्टैगफ्लेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैगफ्लेशन। ठीक है, और इसके अलावा भी मैं बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है ना। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी काफी अच्छे से, 11th 12th की तो आपको करनी ही है। ठीक है, नोट्स बनाना ना बनाना, अगर आपके पास टाइम है तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि नोट्स बनाइए। अगर नहीं है तो देन इट्स ओके, क्योंकि अगर आप कोई कोचिंग का पढ़ोगे या फिर आगे देखोगे तो वो जो नोट्स रहते हैं उसमें कंपाइलेशन में आपको एनसीईआरटी का मिलता है आगे। ठीक है, एड ऑन। अब हम बात करने वाले हैं पीवाईक्यूज की। देखिए, जब आपने एनसीईआरटी देख ली, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने एनसीईआरटी को काफी अच्छे से पढ़ा। अब आपको थोड़ी सब्जेक्ट की समझ हो गई कि हाँ यार ये चीज ऐसी है ऐसी है, स्टैटिक्स की थोड़ी सी समझ हो गई है। तो जब आप पीवाईक्यू देखोगे ना तो उसका सर पैर थोड़ा सा आपको समझ में आने लगेगा। देखिए, यही बुक से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चों को भी क्वेश्चन आते हैं। उनकी पढ़ने की अप्रोच बहुत अलग होगी, लेकिन आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसको क्रैक करना है आपको, है ना। तो उसके लिए जो आपकी अप्रोच होगी वो डिसाइड होगी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब जब आप 2013 से या फिर और पहले से भी अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन जब आप लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि पैटर्न किस तरह से चेंज हो रहा है, मतलब किस तरह से वो सवालों को चेंज कर रहा है, नेचर किस तरह से चेंज हो रहा है। तो नेचर के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अडेप्ट करना पड़ेगा चीजों को कि कैसे आप क्या कर सकते हो। इसको मान के चलिए इसको आप करना है तो इसको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा कि आप उस अप्रोच को भी अपने हिसाब से चेंज कीजिए, है ना। क्योंकि अप्रोच चेंज नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं है, प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी। ठीक है, अब आपने पीवाईक्यूज देख लिया, अब आपको सब्जेक्ट की नॉलेज हो चुकी है। आपने ये देख लिया कि यूपीएससी पूछना क्या चाह रहा है, वो किस तरह की नॉलेज हमसे चाह रहा है कि ऐसी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद फिर आप जाओ अदर रिसोर्सेज पे, क्योंकि अब आपको पता चल जाएगा, एक तो आपको अदर रिसोर्सेज अब समझ में आने लगेंगे, दूसरी चीज अब आपको पता होगा कि आपको उनको पढ़ने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी आप बुक उठाओगे, रमेश सिंह काफी वास्ट है, आपको उसको पूरा नहीं पढ़ना है, आपको उसकी सिलेक्टिव रीडिंग करनी है। सिलेक्टिव रीडिंग मतलब जो आपके काम का है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पढ़ना है। देखिए, मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे कोई भी 100% सिलेबस तो कोई व्यक्ति कवर नहीं कर पाता, लेकिन आपको मेन मेन चीजें कंप्लीट करनी है। और इकोनॉमिक्स का वेटेज काफी ज्यादा है, ये सब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। तो मैं आपको वही बोलूंगा कि काम का पढ़ो, हार्डवर्क करना है लेकिन स्मार्ट तरीके से करना है, तभी यूपीएससी निकलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी का दूसरा पॉइंट कि एनसीईआरटी जरूरी क्यों है। यार एनसीईआरटी क्यों जरूरी है, क्यों मतलब इतना ज्ञान दिया जा रहा है। सॉरी, ये मैं हट गया, इसका कोई दिक्कत नहीं। तो एनसीईआरटी क्यों जरूरी है, ठीक है, वाई एनसीईआरटी आर इंपॉर्टेंट। तो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, रीजन सिंपल सा रीजन है। देखो, ये है जो क्लास 11 की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये क्लास 11 की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है। इसमें आपको क्या क्या जानकारी मिल जाती है कि देखिए, मतलब आप पढ़ रहे हो कोई भी चीज तो आपको एक स्टोरी मिल जाएगी, समझ लो कि क्या कहानी थी ब्रिटिश के आने के पहले, क्या कंडीशंस थी ब्रिटिशर्स के आने के बाद, और ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश एम्पायर, है ना, इनका क्या इंपैक्ट पड़ा कहाँ, इंडियन इकोनॉमी में। और इसके साथ साथ जब आप देखोगे तो इंडियन इकोनॉमी के अलावा भी आपको दिखेगा, इंडियन इकोनॉमी के अलावा आपको जब इंडस्ट्रीज वगैरह का देखोगे, इन सब में कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है डाइवर्स जैसे एग्रीकल्चर में, तो ये चीजें भी आपको समझ में आएगी। इसके अलावा एक और चीज, चलो ये बात भी हो गई एंड हमने ये भी देख लिया
बट इसके अलावा भी एक चीज बचती है कि हमें क्या एनसीईआरटी सिर्फ प्री के हिसाब से या मेंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए आपको पॉवर्टी का टॉपिक है तो उसको आप इंटरलिंक कीजिए ना यार कि पॉवर्टी क्यों है, क्या कारण था। जब आप हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो वहां पे क्या हो रहा है, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है वो डिक्लाइन हुई, वहां पे काफी ज्यादा लोग, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ा, ये सब चीजें कैसे रिलेट कर रही है। तो जब आप इंटरलिंक करना सीखोगे तभी आप मेंस में अच्छा आंसर लिखना सीख पाओगे। ठीक है, करंट अफेयर्स तो एड ऑन करने ही पड़ेंगे, वो तो अलग मैटर है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि एनसीईआरटीज एक और वजह क्यों इंपॉर्टेंट, एक तो कीवर्ड्स मिल जाते हैं हमें, एक रीजन क्या हो जाएगा, यहाँ हमको क्या मिल रहे हैं, कीवर्ड्स मिल रहे हैं, और दूसरा रीजन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ कि हमको लिंक मिल जाएगी कि कहां से क्या चीजें जुड़ी हुई है। तो हमको ये नहीं लगेगा यार ये चीज यहां से कहां आ रही है, तो हमको पता होगा कि कहां से क्या चीज आई है और ये कैसे लिंक हो रहा है। आगे चलते हैं। अब एक चीज बात हो जाती है कि सॉरी ये एनसीईआरटीज को रीड कैसे करना है। ठीक है, हाउ टू रीड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइक अ स्टोरी, मतलब एक स्टोरी की तरह आपको इसको पढ़ना है ना, ज्यादा वास्ट नहीं जाना है कि आप एकदम याद करने बैठे हैं, क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए। जब एक बार फर्स्ट आप एक स्टोरी की तरह पढ़ोगे तो आपको बहुत सी चीजें समझ में आ जाएगी, हाँ हाँ ऐसा है। हाँ, एक काम और करना, जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो तो क्या करो, कीवर्ड्स वगैरह को थोड़ा याद कर लो कि कीवर्ड्स की मीनिंग क्या हो रही है। जैसे कोई भी कीवर्ड्स आ रही है ना इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंट, तो ये उसमें फायदा देगा। दूसरी चीज हो जाती है कि जब आप सेकंड रीडिंग कर रहे हो तो क्या कर लो, जो डेफिनेशंस हैं वो लिख लो। तो जब आप डेफिनेशंस लिख लोगे तो ये काफी हेल्पफुल हो जाएगी, है ना। नोट्स बना सकते हो आप इसके, लेकिन पूरी एनसीईआरटी के नहीं बनाना है, मैं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि आपको डेफिनेशंस लिखनी है, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। इससे आपको समझ में आ गया कैसे पढ़ना, और लगेगा तो मैं एक शॉर्ट वीडियो और बना दूंगा इस पे। अब हम मेन रिसोर्सेज की बात करते हैं कि हम प्री के हिसाब से कैसे पढ़ेंगे, मेंस के हिसाब से कैसे पढ़ेंगे, है ना। देखते हैं। तो रिसोर्सेज में अगर हम जाएं, ठीक है, तो सबसे पहले तो बेसिक या स्टैंडर्ड बुक जो वगैरह आप पढ़ोगे, मान के चलिए आपको रमेश सिंह की बुक पढ़ना है या फिर कोई कोचिंग का मटेरियल पढ़ रहे हो आप, वो एक अलग चीज हो गई। देखिए रमेश सिंह आपको पढ़ना है अगर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है, और अब अगर आप चाह रहे हो कि मुझे लग रहा है कि मुझे फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और इच्छा है तो पढ़ लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो ये कि उसकी सिलेक्टिव रीडिंग करना है, वो काफी मोटी बुक है, उसको पूरा पढ़ना नहीं है। उसकी सिलेक्टिव चीजें जो एग्जाम, जब आप सिलेबस से मिलाओगे तो आप जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही चीजें यहाँ पे आप पढ़ोगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अगर आप मृणाल सर के हैंडआउट्स, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के हो, तो भी अगर आप मृणाल सर के हैंडआउट फॉलो कर रहे हो तो मुझे लगता है कि वो सफिशिएंट हो जाते हैं। मतलब काफी ज्यादा पेजेस के होते हैं, आई नो कि वो 1000-1500 पेजेस के चले जाते हैं, पर वो काफी ये कह सकते हैं कि उसके अलावा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो प्री और मेंस के साथ अलग आने वाले हैं, तो वो काफी अच्छे हो जाते हैं। उसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा अगर आप वो फॉलो कर रहे हो तो। अब रामेश्वर सर के नोट्स भी आप फॉलो कर सकते हो। मान के चलिए आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो और आपको लग रहा है कि मृणाल सर के नोट्स जो हैं वो मेरे लिए सही नहीं है ना, तो आप क्या कीजिए, रामेश्वर सर के नोट्स फॉलो कर लीजिए। ये हो गया बेसिक स्टैंडर्ड, मतलब कि स्टैटिक पोर्शन का थोड़ा सा, है ना। करंट का भी बताते जाते हैं, अगर आप मान के चलिए उसी ईयर पढ़ रहे हो इन लोगों से या फिर कोचिंग में हो या मटेरियल है तो करंट मिल जाता है। बट मान के चलो कि आप एक अटेम्प्ट दिया आपने, उसके बाद अब तो कोई हेल्प नहीं मिलेगी ना, या मिलेगी भी तो करंट अपडेट शायद मृणाल सर प्रोवाइड कर देते हैं या कोई भी टीचर यूट्यूब वगैरह में प्रोवाइड कर देता है। बट आपको अपने नोट्स सेल्फ अपडेट करने चाहिए। और करंट के लिए आप क्या कर सकते हो, PT 365 फॉलो करो, मेंस 365 फॉलो करो। ये दो चीज अगर आप फॉलो कर रहे हो, आई वुड हाईली सजेस्ट कि इसके अलावा आपको मुझे नहीं लगता है कि कहीं जाना पड़ेगा, है ना। लेकिन वो ये कि इसके बाद भी अभी जिस तरह से करंट का पैटर्न चेंज हुआ है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि द हिंदू से भी आप थोड़ा थोड़ा नोट्स करते चलो। द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस, जो आपको अच्छा लगे। देखिए ऐसा नहीं है, कई टॉपर्स बोलते हैं कि हमने न्यूज़पेपर पढ़े, कई बोलते हैं हमने
वेबसाइट पढ़े, कई बोलते हैं हमने ये मैगजीन पढ़ी। तो देखिए उनका कंफर्ट जिसमें था, कंफर्ट मतलब उनको जो ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा था, याद रह रहा था, उनने उससे पढ़ा, इसलिए वो टॉपर है। तो आपको भी वही अप्रोच क्या करनी पड़ेगी, फॉलो अप करनी पड़ेगी। अब इसके अलावा आप विजन आईएएस की मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हो, है ना, इंग्लिश मीडियम के लिए। और अगर आपको हिंदी मीडियम के हो, आपको लग रहा है कि सफिशिएंट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, दृष्टि आईएएस की हिंदी मीडियम की मंथली मैगजीन आती है, ठीक है, वो आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा एक काम और करना पड़ेगा आपको, और वो है इंडिया ईयर बुक। लेकिन हाँ, बहुत मोटी बुक है, इसको पूरा नहीं पढ़ना, इसका पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। और पीडीएफ डाउनलोड करके आपको करना क्या है, जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना, तो पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, पीडीएफ को बढ़िया देखिए, उसमें जो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं, है ना, इंडिया ईयर बुक जैसे 2023 की है, तो इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट जो अपने एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ना, उसको आपने देखा थोड़ा बहुत और एड ऑन कर लिया अपने करंट के नोट्स में, ठीक है। इसके अलावा फाइनली आपको क्या करना है, आपने सब पढ़ रखा है, मान के चलिए आपने बुक पढ़ लिया। देखिए ये सब मैंने ऑप्शनल में दिया है, ऐसा नहीं कि ये भी आप कर रहे हो ये भी कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है, कोई एक ही चीज फॉलो करना, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं, यहाँ पे मैं फिर बोल रहा हूं, आप द हिंदू फॉलो कीजिए, एक मंथली मैगजीन फॉलो कीजिए। ये अगर आप विजन की कर रहे हो तो पीटी 365 मेंस 365 करने की उतनी मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है, ठीक है, या नीड है। हाँ, इंडिया ईयर बुक से तो निकालना ही पड़ेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब जब ये सब आपने पढ़ लिया है, जितनी चीजें हैं, ठीक है, कोई भी एक चीज मान के चलो, रमेश सिंह पढ़ लिया, कोई एक उसके नोट्स बना लिए हैं, कोचिंग मटेरियल है, या फिर मृणाल सर का पढ़ लिया है, ठीक है, या रामेश्वर सर के पढ़ लिए हैं, करंट पढ़ लिया है, तो आपको एक सेल्फ रिवीजन नोट्स आपके बनाने हैं। क्योंकि जब आपका प्रीलिम्स आएगा ना, तो आपके पास पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हो जाएंगी और आपको रिवाइज करना है। तो आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं जिसमें आपको क्या लिखना है, सिर्फ कीवर्ड्स लिखना है, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स जिसमें से आपको पूरा एक पैराग्राफ याद आ जाए, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, है ना, कोई भी चैप्टर से। तो जब आप वो चीजें लिखोगे तो आपको याद आ जाएगी। उस तरह से आप अपने सेल्फ के बनाओ नोट्स। सेल्फ नोट्स बनाने से ये रहेगा, ये क्या रहेंगे आपको क्या रहेगा, एक तो याद रहेंगे काफी अच्छे से। जो अपना माइंड होता है ना, इसमें एक्टिव रिकॉल तब आता है जब हमने कोई चीज पढ़ रखी है और ये चीज हमने खुद ने बनाई है। तो जब ये चीज हमने खुद ने बनाई है तो हमको क्या होगा, एकदम से आइडिया आ जाएगा कि हाँ हाँ ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं नोट्स बनाने का बोलूंगा। अब इसके आगे चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा, अप्रोच क्या होनी चाहिए। यार ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, बट वही है कि ये वीडियो जो होगा ना, मतलब ऐसा है कि इससे आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, है ना। पहली बात आती है प्रीलिम्स, फिर आती है बात मेंस की। तो प्रीलिम्स में आपको देखो, प्रीलिम्स में अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो फैक्ट पूछ रहा है, एंड देन करंट अफेयर्स को उसमें एड ऑन किया गया है, ठीक है। कोई भी चीज का फैक्ट, डेफिनेशन, वो आपसे पूछ लेगा एक लाइन में कि ये चीज ये होती है क्या, मान के चलो एक स्टेटमेंट ये दे दिया। दूसरी चीज क्या, ये कंडीशन चल रही है अभी और ये कंडीशन कहाँ थी, और ये पूछ लेगा कि कितने सही हैं। इस तरह से प्री का पैटर्न फिलहाल चल रहा है ना। मेंस में आपसे वो ये नहीं पूछेगा, उसको पता है कि आपको ये चीज का नॉलेज, इसलिए आप मेंस लिखने आए हो, है ना। अगर नहीं होता तो आप मेंस ही लिखने नहीं आते, यूपीएससी ये बात बहुत अच्छे से जानती है। तो वो आपसे पूछेगी कि ये जो चीज है, मान के चलते हैं हम जीडीपी की ग्रोथ रेट, इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या फैक्टर्स रहे हैं, कैसे इंप्रूव हुआ और कैसे आगे क्या हो सकता है इम्पैक्ट, मतलब पूरा इंडियन इकोनॉमी से लिंक करके, करंट को पूरा लिंक करके वो पूछेगा, है ना। मान के चलो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर तो आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा जीडीपी क्या होता है ना, फिर करंट क्या सिनेरियो चल रहा है। फिर आपकी थिंकिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि आपकी थिंकिंग, मैं फिर बोल रहा हूं, आपकी थिंकिंग डिसाइड करती है कि आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे। आपकी अप्रोच रहेगी वहां, और क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया, क्या करने बोला गया है, क्रिटिसाइज करने के लिए बोला है, एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, तो उस हिसाब से आपको फिर आंसर करना है, ठीक है। और करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही रहेगा वो, मतलब उसको लिंक करके ही पूछेगा। करंट अफेयर्स मतलब अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि प्री और मेंस में करंट अफेयर्स की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो चुकी है। इसलिए द हिंदू तो मेरे हिसाब से नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि द हिंदू मेंस में बहुत हेल्प करता है।
द हिंदू आपकी एक तरह से क्या कर सकते हैं, आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है, इससे द हिंदू आपको पढ़नी चाहिए, है ना, कि आप कैसे आंसर दे सकते हो। इसके अलावा यहाँ तक कि हमने पूरी बात डिस्कस कर लिया है कि आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, आपको कैसा पढ़ना चाहिए, आप कहाँ गलतियां कर रहे हो तो आपको कहाँ वो गलतियों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, लास्ट में मैं आप लोगों को एक चीज और सलाह देना चाहूंगा, वो ये है कि देखो यार, कंसिस्टेंसी जो है ना वो है की। ठीक है, अगर कंसिस्टेंट रहे तो जीत जाओगे और नहीं रहे तो कोई मतलब नहीं है। तो कंसिस्टेंट रहिए, बिल्कुल लगे रहिए, है ना। जैसा क्या है, कभी कभी आपको क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, पैशन, फोकस, ये सब चीजें करनी पड़ेगी, जब जाके आपको क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। तो यहाँ पे बहुत क्लियर है कि कंसिस्टेंसी के बगैर नहीं होगा, क्योंकि इतना ज्यादा है चीजें कि मान के चलो अगर आप नहीं पढ़ोगे ना यार तो चीजें कंप्लीट नहीं होगी। प्रोक्रेस्टिनेट कर तो लोगे लेकिन बाद में ना इतना वर्डन है कि छोड़ ही दो। जहां से छोड़ोगे ना वहीं से शुरू करना है, क्योंकि सिलेबस तो है इतना, और वो सिलेबस को अगर कंप्लीट करना है ना तो मिनिमम 8 आवर्स तो देने पड़ेंगे। हाँ कम भी हो सकते हैं बट मिनिमम एवरेज ये ट्राई करना चाहिए, एवरेज 8 आवर्स। ठीक है, आप लोग सीसेट के मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे, आपको पता है 8 आवर्स एवरेज मतलब क्या होता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। इकोनॉमिक्स की हमने पूरी बात कर ली है, कैसे करना है, क्या करना है ना। और आगे लगा तो हम एनसीईआरटी सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे, बट अभी के लिए हम सिर्फ इतनी ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारी वीडियो लगभग एंड होती है, तो थैंक यू सो मच। के साथ साथ अगर आप लोग चाहते हो कि कुछ इंपॉर्टेंट कोर्स आए या कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आए जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है ना, या फिर मैं कुछ और स्पेसिफिक सब्जेक्ट टीच करना चालू करूँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।